इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य भाग 4। इसमें हम जंगलों में घुसपैठ से पढ़ेंगे कि जंगलों में किस प्रकार घुसपैठ हुआ था। ठीक है, तो जंगलों में बाहरी ताकतें कई तरीके से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। जंगल के निवासियों से लिया जाने वाला कर, चाहे उसके उधर से जो भी लिया जाता था उसमें हाथियां भी शामिल थे। मतलब आपको कर के रूप में चाहे किसी और चीज के रूप में आपको हाथी भी देना पड़ता था। हाथी पकड़ कर दिया जाता था तो ये लोग सैनिक बनाते थे, अपने सैनिक में शामिल करते थे और सेना में शामिल करके ही जंग जीता जाता था। परगाना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल था, परगाना था। ठीक है, यहाँ पर देखो मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। यहाँ पर समझो कि गरीबों और अमीरों सहित बाकी सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था क्या? शिकार अभियान। तो शिकार अभियान पे सब मिल जाते थे, क्या अमीर क्या गरीब, सब मिल जाते थे। दरबारी इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर साफ साफ मालूम चलता है कि तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और ये शिकार के नाम पर बादशाह जो था अपने साम्राज्य के कोने कोने पर, पूरे विशाल साम्राज्य के कोने कोने पर दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था और खुद जाकर सुनता था और सुनने के बाद ही उस पर फैसला लेता था। दरबारी कलाकार जो दरबार के अंदर थे, ठीक है, दरबारी कलाकारों के चित्रकारों ने शिकार का जो विषय बार बार आता था, उसमें शिकार का विषय बार बार आता था और इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देता था जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। मतलब जो भी चित्रकार था वो कुछ छोटा में ऐसा सबूत डाल देगा, मतलब समझ में आएगा कि यहाँ पर यही साम्राज्य चलता था, यही साम्राज्य का काबू था। तो इस प्रकार के वो लोग वहां पर पेंटिंग बनाया करते थे। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। मतलब जिस तरह आज न्योता, कहीं जाते हो तो न्योता करवाते हो ना, तो वही न्योता था पेशकश कि छुलाकर वहां पर दो, खाओ कुछ दो, आओ तो कुछ दो। तो यही सब नियम चलते आता है और वही सब नियम आज भी चल रहा है, चलता था, चलता है और आगे भी चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया होने लगा तो कुछ ना कुछ ही लोग बोले। यह 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंडल का एक अंश है, सुनोगे आप तो मजा आएगा। कविता के नायक काल केतु ने जंगल खाली करवा के वहां पर एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। यहाँ पर लिखा जाता है कि खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से, फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे उनमें, जो भी आया उनको खरीद कर बांट दिया। और भारी भरकम चाकू कुल्हाड़ी और भाले बरछे, उत्तर से आए दास। भारी भरकम सब हथियार आया और उत्तर से दास आदमियों को बुलाया गया और सैकड़ों उमड़ते हुए वहां पर सैकड़ों लोग काटने के लिए लग गए, जंगल की सफाया करने लगे, बेचना था ना जी। तो वहां पर उमड़ते हुए चकित देखकर कालकेतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को दक्षिण भारत से, तो दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500 और पश्चिम से आया जफर मियाँ साथ में 22,000 लोग, हाथों में सुलेमानी मोती की माला जपते हुए पीर ओ पैगंबर के नाम। जंगल को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खा लिए
सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खा लिए और घुस आए वहां। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर शेर डर गया। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर शेर डर गया और दहाड़ते हुए भाग गया। तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये मेरे द्वारा नहीं, इस बुक के द्वारा बताया जा रहा है, जो हमें कहाँ मिलेगा? मुकुंद राम चक्रवर्ती की उनकी वृत्ति में लिखा गया है। चाहे वही खुद लिखवाए होंगे, चाहे ये लिखे होंगे, जिसमें चंडी मंडल का एक अंश यहाँ पर सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये चंडी मंडल का एक अंश यहाँ पर सामने हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे तो पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 के तक फैल चुका था। 1595 में बहुत सारा बाजार लगने भी लगा था। अवध सूबे की बात यहाँ पर आ जाता है, जो आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, आज है भी। पहले उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था, संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश आजादी के कुछ समय पहले से लेकर और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के नाम से वह जाना जाने लगा था। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने इस तरह यहाँ पर लिखता है। क्या लिखता है? इस तरह यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? अवध सूबे एक तरीके का सूबा था। सूबा मतलब राज्य था वहां पर। तो उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों और बकरों के पीठ पर लाद कर बेशुमार मतलब बहुत ज्यादा सामान ले जाते थे, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा भी उस समय चलता था, शीशा, कस्तूरी, सुरागाय, जिसको याक बोला जाता था, याक की पूंछ, सुरागाय की पूंछ, शहद, चक, संतरे के रस, नींबू के रस के साथ साथ उबाल कर बनाए जाने वाले अल्म भी वहां पर ले जाया जाता था। तो संतरे का रस, नींबू का रस तो ठीक हो गया, लेकिन उसको साथ में रख कर उबाल कर कुछ यहाँ पर लिक्विड बनाए जाते थे, उसको भी वो लोग ले जाते थे। अनारदाना उस समय बहुत ज्यादा चलता था, आज भी चलता है। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्ची, जिसको आज भोभा मिर्चा के नाम से, चाहे लंबा लंबा मिर्चा के नाम से जानते, तेजा मिर्चा, मजीठ, जिससे लाल रंग बनाया जाता था, तो उसकी जड़ें, सुहाग, जदवार मतलब हल्दी जैसा एक जड़ वाला पौधा था, तो उसको लेकर जाते थे। मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, बर्लिन होता है एक बाज पंछी की ही तरह होता है, उसी किस्म का होता है, और अन्य वस्तुएं। इसके बदले वे सफेद और रंगीन कपड़े ये सब देते थे, तो उसके बदले उनको सफेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा मतलब एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, उसको वहां से लेकर आते थे। नमक, हींग, गहने और शीशे और मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। ये सब वापस ले आते थे। तो उनका काम ही था बाजार में ले जाना, ले आना, बेचना। तो यही सब चलते आ रहा था सैकड़ों वर्षों से। वाणिज्यिक खेती का असर जो यहाँ पर हुआ था, जो व्यापारिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में हुआ था। जैसे मैं देखो तो यहाँ पर जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ा था। जो बाहर के व्यापारी लोग आ गए थे, इसके वजह से जंगल में रहने वाले लोगों पर भी असर पड़ा था। जंगल के उत्पाद, जंगल में क्या क्या होता था ये जानो। शहद, मधुमोम का मतलब आपको, मधु मतलब तो होता है मधुमक्खी, और उनका छत्ता ही होता होगा। तो मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी वहां पर। लाख मतलब जिसमें आग लगाओ तुरंत आग लग जाए। आज का पेट्रोल किरासन तेल, तो इसमें बहुत जल्दी आग लगता था, तो उसका इस्तेमाल लोग बहुत करते थे। इसका खपत भी था, इसका मांग भी बहुत ज्यादा था। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तु थी। लाख, ये जंगल से बचा हुआ मधु या मधुमोम या शहद, ये सब बहुत ज्यादा बेचा जाता था यहाँ पर। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। हाथी भी बहुत बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता था और बेचा जाता था। और व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। जिस तरह सामान हो उस तरह हर चीज बदला बदली भी होता था। और कुछ कबीले जो थे, भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में
लगे हुए थे। जैसे पंजाब का लोहानी कबीला, पंजाब का लोहानी कबीला वे पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत थे, मतलब उसमें लगे हुए थे, शिरकत करते थे, उसमें जुड़े रहते थे और मिल बांट कर सब व्यापार भी कर लिया करते थे। ये शायद यहाँ पर धनुष और तीर लेकर बैठा हुआ है, ये शायद शिकारी होगा। सामाजिक कारणों से भी जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आए थे। सामाजिक कारण मतलब लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार के बात विवाद, अनेक प्रकार के कर्म कांड होता था, जिसके वजह से जंगल वासियों के जीवन भी बदलते गया। कबीलों के भीतर सरदार होते थे और बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों के तहत कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए थे। जितने भी कबीलों के सरदार थे अब वो जमींदार बन गए थे, और जमींदार बनने के बाद आपको पता है वो क्या करते होंगे। कुछ तो यहाँ पर देखा जाए तो राजा भी हो गए, कुछ लोग राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई और उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंधु इलाके की, सिंधु मतलब जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब के ऊपर, तो सिंधु इलाके की कबीलाई सेनाओं में देखा जाए तो 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे, मतलब उनका अपना ही एक साम्राज्य होता था। और ये वो लोग थे जो असम में रहते थे, ये वो लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। जमीन के बदले उनको था कि सैनिक सेवा देंगे। अहोम के राजा जो थे, तो अहोम के राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर दिया था कि जंगली हाथी मैं ही पकड़ूंगा, अहोम के राजा, बाकी कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये ऐलान करके उन लोगों ने रखा था। हालांकि देखा जाए तो कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली के तहत, यहाँ पर देखो आप, हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली के तहत, यहाँ पर राजतंत्र प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। संक्रामक बीमारी का, अनेकों प्रकार का संक्रमण उस समय चालू हो चुका था। लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरीके से विकसित हुई थी। और इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाके में कबीलाई राजाओं के बारे में आईने अकबरी की बातों से मिलती है। आईने अकबरी में लिखा गया है कि उत्तर पूर्वी इलाके में कैसे कैसे कबीलाई व्यवस्था थी, कैसे कौन कौन कबीलाई राजा थे और कौन कौन कबीला जिसमें संक्रमण फैल चुका था। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 17वीं सदी में कोच राजाओं ने, कब 16वीं और 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीले के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया था। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। और कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी यहाँ पर सुझाव दिया कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों पीर ने भी बड़े भूमिका अदा की थी। अध्याय 6 ही देख सकते हैं यहाँ पर। अध्याय 6 में बताया गया है सूफी संतों के बारे में, ये कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे उनके समाज हुआ करते थे। अब आगे हम पढ़ेंगे 5 जमींदार। 5वां नंबर टॉपिक है जमींदार। तो जमींदार में कौन कौन आते थे? जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होता था, संपत्ति होता था, गांव के नॉर्मल खेतीहर के मुकाबले। समझो कि 100 खेतीहर को मिलाकर जितना पैसा जमा होगा, चाहे उससे भी ज्यादा खेतीहरों को मिलाकर जब पैसा जमा होगा तो एक जमींदार बनकर निकलेगा। तो उतना ज्यादा संपत्ति था एक जमींदार का, सैकड़ों एकड़ हुआ करते थे जमीन। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांवों में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिनकी कमाई तो
खेती से ही आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं रखते थे। खेती की वजह से उनकी कमाई होती थी, लेकिन उत्पादन सीधे तरीके से उनके पास उनके हिस्से में नहीं जाता था। और ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे। जमींदार अपने जमीन के मालिक होते थे और बाकी खेतिहर जमीन के मालिक होते थे, पर कुछ लोग जमीन को सौदा के रूप में मतलब गिरवी रख देते थे। तो गिरवी रखेंगे तो सारा सामान ठाकुर लेगा, ठाकुर मतलब जमींदार लेगा। जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से उस कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। यहाँ पर दिया जा रहा है कि ग्रामीण समाज में जमींदारों को ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं उनको दिया गया था। और जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत के पीछे की बात यहाँ पर कर लिया जाए तो एक कारण जाति भी था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत करते थे। कुछ खास किस्म के सेवाएं, जैसे घोड़ा, हाथी, अनाज, पैसा, रुपया, अयासी का सामान, ये राज्य को राजा को देते थे। तो राजा भी खुश, राजा उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। क्यों लेगा भैया, जहां से सब कुछ मिल रहा है वहां पर काहे टांग लड़ा रहे। जमींदारों की स्मृति की वजह यहाँ पर देखना क्या था। जमींदारों की स्मृति की वजह थी कि उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन जो था ना, वो उनकी ही थी। जमींदारों की जमीन तो उनकी ही होती थी और इनमें मिल्कियत करते थे। सारे जमीन पर ये अपना मालिकाना हक यानी उनका अपना संपत्ति यानी संपत्ति के रूप में उसको प्रस्तुत करते थे। मिल्कियत जमीन पर जमींदारों के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। मिल्कियत मतलब हमारा मालिकाना हक है, इसलिए जिस खेती पर हमको जो मन करेगा वो करेंगे। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। यहाँ पर समझो, कुछ लोग उस जमीन पे, जमींदार के जमीन पर दिहाड़ी पर मतलब रोज पर काम करेंगे, नहीं तो गुलाम बनाकर लाए जाते थे, उनसे ही काम निकलवाया जाता था। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे। जब मन करेगा बेचेंगे और किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। भैया उनका अपना जमीन है, जो करे, अचार डालना है अचार डाले, आग लगाना आग लगाए, खेती करना है खेती करे, दान देना है दान देवे, जिसकी जिसकी मर्जी, जिसकी जैसी मर्जी। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। मतलब ये भी बात थी कि जमींदार जो था राज्य के तरफ से टैक्स भी वसूल सकता था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। इसके बदले वो पैसा देंगे ना, उनको महीना भत्ता मिलता था, महीना में उनको मंथली पेमेंट मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था और सैनिक संसाधन को देंगे, चाहे सैनिक संसाधन उनके पास है, सैनिक पूरा तरीके से उसके इर्द गिर्द भरा हुआ सिपाही है सब, तो यह भी उसका ताकत ही था। ज्यादातर देखेंगे जमींदारों के पास अपने किले भी होते थे, उनका अपना बड़का बड़का हवेली हुआ करता था और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। उनके अपने सिपाही भी पूरा बढ़िया तरीका से होता था सब। और इस तरह यहाँ पर बात कर लिया जाए तो अगर हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना कर पिरामिड के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर समझो फिर से कि इस तरह अगर हम मुगल काल में जितने भी गांव पड़ते थे तो गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करे तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा था। जमींदार क्या था? एक संकरे पतले एक माध्यम था उस किसका? पिरामिड का। अगर पिरामिड के रूप में खड़ा करेंगे तो गांव में किसान अनेक लेकिन जमींदार तो बहुत कम होते थे। एक आधे को जमींदार होगा एक गांव में का 3-4 गांव मिलाकर एक जमींदार होता था, क्योंकि जमीन भी तो उसका बहुत हुआ करता था ना। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण
ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित माध्यम की बात यहाँ पर चली आए तो जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है। और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी यहाँ पर देखा जा सकता है। हमने पहले भी देखा है कि नुमाइंदगी करना पड़ता था जातियों का, क्योंकि यहाँ पर तथाकथित देखो तो माध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसे कि हमने पहले देखा है कि और इसी तरीके से मुसलमान जमींदारों की भी थी, जिसको नवाब बोला जाता था। और नवाबों की भी ऐसे ही अधिकार हुआ करते थे, जबरन अधिकार लेते थे वो लोग। समसामाजिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंगल में जीत, समसामयिक दस्तावेजों से हमें ऐसा लगता है कि जंगल में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का स्वाभाविक स्रोत। अक्सर यहाँ पर देखा जाए तो जमींदारी जो था फैसले का, एक तरह से देखा जाए तो ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना था उनका काम। उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं कर सकते। एक ताकतवर तभी तक जीतता है, एक मजबूत आदमी तभी तक जीतेगा जब तक सामने उसके बाहुबली खड़ा ना हो। अगर बाहुबली सामने खड़ा हो तो कितना भी ताकतवर इंसान हो, उनका पैखाना सूखिए जाएगा। इसलिए आपसे शेर जब कोई मिलेगा तो आप उसके सामने झुकोगे। तो जमींदार के सामने राजा होता था, कमांडर होता था, तो उनकी बात नहीं मानेगा तो भुजरी बना देगा, सब इनका काट देगा सब तुरंत सैनिक भेजकर। इसलिए बात को मानकर सर्वसहमति से सब काम करते थे ये लोग। अक्सर यहाँ पर आपने देखा ही कि ताकत को फैलाने के लिए और कमजोर लोगों पर अत्याचार करने के लिए ही जाने जाते थे जमींदार। मगर इसकी संभावना कम ही है, इसकी संभावना बहुत कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रमण रुख की इजाजत राज्य देता हो। मतलब समझो यहाँ पर कि जमींदारों को इतने आक्रामक रुख की इजाजत राज्य देता हो, ऐसा इसी राज्य में हो सकता था जब तक कि एक राज्य देश मतलब सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई होगी। और इसके बारे में पुष्टि पहले किया नहीं गया था और बाद में ऐसा ही किसी को मन किया तो लिख दिया। लेकिन ये बाबरनामा नहीं, आईने अकबरी में लिखा गया है। और इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। इससे भी ज्यादा बात हो जाए तो इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। मतलब जमींदारी को एकदम ठोस कर लेने की कि या इस इलाके में मेरा ही जमींदारी होगा, तो ये धीमी प्रक्रिया थी, एक के बाद अचानक होने वाला नहीं था। स्रोतों में देखा जाए तो इसके दस्तावेज भी शामिल हैं और ये कई तरीकों से किया जा सकता था। जैसे में नई जमीनों को बसाकर चाहे जंगल बारी से काटकर वहां पर जमीन बना दो, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए ज्यादा अधिकार हासिल कर लो, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर से। यही वे प्रक्रिया थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, जमींदारों के अंदर में दाखिल हो सकते थे निचले जातियों के लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग भी करते थे। आंकड़ों का हस्तांतरण तो करिए देते थे, राज्य के आदेश से तो कुछ ना कुछ करीबे करते थे। और फिर यहाँ पर लिखा है कि खरीद कर, और वहां पर फिर खरीद करके फिर खरीदा बेचा। ऐसे उन लोगों के पास ज्यादा पैसा हुआ, ज्यादा जमीन खरीदे, तो वो भी अपने आप को जमींदार में घोषित कर दिया। तो उन्होंने जमींदार में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। जमींदारी मतलब क्या, पूरा अपना औहदा बेचा भी जाता था और खरीदा भी जाता था। ये सब कारण है। एक समानांतर सैनिक बल, यहाँ पर आइन की ही बात कर लिया जाए तो उसके मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी। देखो कितना ज्यादा सैनिक शक्ति था। सैनिक शक्ति 3,84,558 घुड़सवार थे मुगल सैनिक में,
42,77,57 पैदल सिपाही थे मुगल साम्राज्य में। 1863 हाथी पर सैनिक थे और 4,260 तोप था उनके पास और 4,500 नावें थी। किसके पास? मुगल साम्राज्य के पास। तो समझो कितना ज्यादा अमीर होगा, तभी ना इतना ज्यादा संपत्ति रखा है, इतना ज्यादा लोगों को खिला रहा है। कई कारणों से देखा जाए तो कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारों को पुख्ता होने का मौका दिया। यहाँ पर क्या हुआ? पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन यहाँ पर देखो तो राजपूतों और जाटों ने ऐसी राजनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की खड़ी खड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। और इस तरीके से देखा जाए तो मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान और पशुचारीय जैसे में देखा जाए तो सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी कर दी थी। सदगोप समुदाय के जितने भी लोग थे यहाँ पर ताकतवर जमींदारियां साबित कर दी, खड़ी कर दी, करके दिखा दिया कि भैया मैं भी जमींदार हूं। तो जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान और उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद किया। बाकी जितने भी खेती करने वाले लोग थे, खेतीहर समाज, तो उनको वहां पर बसने के लिए पैसा देता था, बसने के लिए घर बनाकर देता था कि तुम बसो, यहीं पर रहो, करो। जमींदारी की खरीदना और बेचना, उससे गांवों में जो मौद्रीकरण पैसा आता है जाता है, तो मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। और इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। और ऐसे सबूत यहाँ पर दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार हाट जहाँ पर लगाए जाते थे, बाजार उसको हाट बोला जाता है, तो बाजार स्थापित करते थे जहाँ किसान भी अपनी फसलें बेचा करते थे। तो जमींदार बाजार भी लगाते थे जहाँ पर छोटे मोटे किसान भी अपना आकर वहां पर खेती बाड़ी का जितना भी सामान निकला है उसको वहां पर बेच सकते हैं, चाहे बेच सकते थे, अब बेच सकते हैं का जमाना खत्म। अब हम सब जगह पर मंडी देखेंगे, मंडी में सब चीज होता है, इधर उधर नहीं होता है। हालांकि देखो तो इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार पोषण करने वाला तबका था, पेट भरने वाला तबका था, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी पेट भरने का काम किसान करते हैं, बाकी बिजनेसमैन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता मतलब पैतृकवाद और संरक्षण का फूट था। मतलब इन सब के बीच में किसान और जमींदारों के रिश्ते के बीच में बहुत ज्यादा अंतर था। पैतृकवाद मतलब पिता का बेटा ही जमींदार हुआ करता था, पिता राजा है तो बेटा भी राजा, ये कारण था। और संरक्षण का फूट, किसी को रक्षा नहीं दिया जाता था, सब पैसा अपने लूट कर बैठ जाते थे। इसी के वजह से इन लोगों ने काम किया कि इन लोगों को संरक्षण फूट का नाम भी दे दिया कि भैया इसमें बाल बच्चा सुरक्षित नहीं है। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं, कौन कौन से? हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर समझो, एक तो ये जो भक्ति संतों थे, भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की। अध्याय 6 में हमने देखा है कि अत्याचारों की निंदा किस प्रकार हुआ है, अत्याचारों की निंदा की, उसके बारे में गलत बोला। वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उस पर अत्याचार करने के रूप में नहीं दिखाया है। मतलब ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि सब जमींदार यहाँ पर शोषक ही थे, जनता को लूटने वाले ही थे। आमतौर पर देखा जाए तो राज्य का राजस्व जो था, अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बनता था, केवल अधिकारी बस, दूसरा नहीं। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुआ था। 17वीं सदी में 1757 नहीं 1857 में तो विद्रोह हुआ ही था, लेकिन 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुआ और उसमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को
अक्सर किसानों का समर्थन मिला। जमींदार जितने भी थे, किसानों का समर्थन मिला और वो तो गच हो गए थे भैया, खुश थे एकदम। अगले भाग में हम पढ़ेंगे भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली में मालूम चलेगा कि जमीन के मालिक होने का क्या क्या यहाँ पर तात्पर्य सामने रखा जा रहा है। आपको कुछ भी डाउट हुआ बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई संकोच नहीं है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।